देखिए, अब मेरे पास एक टॉपिक है, आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन। अब समझिए इसको, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए, आरेनियस ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए कोलिजन होना बहुत जरूरी है। और किसी भी रिएक्शन में सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, केवल इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इन इफेक्टिव कोलिजन का क्राइटेरिया क्या है? जैसे किसी भी एग्जाम में अगर बच्चे बैठ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें क्राइटेरिया होता है कि 33% मिनिमम मार्क्स आने ही चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन माने जाते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है और जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपस में कोलाइड करते हैं। तो यही सब कुछ था आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन में। मैं एक एक करके, अच्छा आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आरेनियस इक्वेशन आपके सिलेबस में है। तो आरेनियस इक्वेशन तभी समझ में आएगा जब आप इस आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन को समझ पाओगे। तो आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन का पहला पॉइंट देखिए। देखिए, फॉर ए रिएक्शन टू अकर, फॉर ए रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन, देयर मस्ट बी कोलिजन, कोलिजन होने चाहिए अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अच्छा, अब ये कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतना उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोलिजन आपस में टकराने से रिएक्शन हो रही है। तो ये आपस में जितनी जल्दी टकराएंगे वो रेट, रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, देखिए एक टर्म आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहता है ये? देखिए कि नंबर ऑफ कोलिजन, number of collision in unit volume, in unit volume, in unit time, इसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि गैसियस रिएक्शंस के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आती है, इट इज फाउंड इन द रेंज ऑफ 10⁻32 कोलिजन्स इन यूनिट टाइम, इन यूनिट वॉल्यूम। 10⁻32। इमेजिन करिए, गैसियस रिएक्शन इसीलिए फास्ट होती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, नॉट ऑल कोलिजन्स, नॉट ऑल कोलिजन्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नॉट ऑल कोलिजन्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। सभी कोलिजन प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट होते हैं। ओनली इफेक्टिव कोलिजन, ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स टर्न इनटू प्रोडक्ट, टर्न इनटू प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये, कि सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, केवल वही कोलिजन जो इफेक्टिव है। अब इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। देखो, अब फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, दो कंडीशन फॉलो होनी है। फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। पहला क्या है? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल या कोलाइडिंग स्पीसीज, कोलाइडिंग स्पीसीज मस्ट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी ही चाहिए। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अपनी बाइक स्कूटी में डलवाने गए होंगे, तो आप कभी सोचा है आपने कि वहां पर पेट्रोल भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये आपस में जुड़कर कंबशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी की कमी है। पेट्रोल और माचिस की तीली या ऑक्सीजन
के पास में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, और जैसे ही आप लोग माचिस की तीली दिखाओगे या कोई लाइटर दिखाओगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो गेन कर लेंगे और वो प्रोडक्ट बना देंगे, कंबशन प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, देखिए अब इसको, मतलब मेरे पास ये दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं ए और बी, ये मेरे पास दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं ए और बी, और ए और बी एक दूसरे की ओर आ रहे हैं लड़ने के लिए, कोलिजन करने के लिए, और अगर ये पर्टिकुलर इसी एंगल पर आपस में टकराते हैं तो ये प्रोडक्ट बना देंगे। ये इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और मान लीजिए कि एक आ रहा है ऐसे और एक आए नीचे से, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, वो एक प्रॉपर वे में एक पर्टिकुलर एंगल पर ही एक दूसरे से स्ट्राइक करने चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा। तो ये मेरे पास 4 पॉइंट थे आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन में। अच्छा, अब इन 4 पॉइंट से मिलकर हम एक यहां पे आरेनियस इक्वेशन लिखते हैं। आरेनियस इक्वेशन, अभी मैं केवल इक्वेशन लिख दूंगा, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे। देखो, ये निकल कर आता है K इज इक्वल टू ए आरेनियस कांस्टेंट है, e टू दी पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे भी दिया गया है, R इज इक्वल टू, यहां है P जेड ए बी, ठीक है, और e टू दी पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, इस तरह से इसी को मॉडिफाई करके हमने इसको बना दिया है। अब ये ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे चल के। एक्चुअली हमारे यहाँ है तो आरेनियस इक्वेशन ही, आरेनियस थ्योरी तो समझाने के लिए कि ई ए कहाँ से आया, ये आरेनियस थ्योरी से पता चलता है हमको। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। देखिए, अब मैं आता हूँ एक अगली स्लाइड पर, फैक्टर। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको, हम लोग जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको समझते हैं एक ग्राफ से। देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को पहले एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए, मेरे पास, मैंने ये ग्राफ लिया, यहां पे लिखता हूं मैं एनर्जी का एक्सेस, और यहां पर आता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दैट मींस टाइम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखिए, ये मेरे पास है रिएक्टेंट ए और बी। मान लीजिए इनकी जो एनर्जी है दैट इज 20 किलोजूल पर मोल। ये ए और बी की इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इनके पास जो इनिशियली एनर्जी है वो 20 किलोजूल पर मोल है। अच्छा, आप देखिए, लेकिन इस रिएक्शन में अगर इफेक्टिव कोलिजन करना है, इस रिएक्शन में अगर इफेक्टिव कोलिजन करना है तो आपको एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिएगी। अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, देखिए, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ रही है आपके पास 100 किलोजूल पर मोल। और ध्यान से देखिएगा, इनिशियली रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी है, 20 किलोजूल पर मोल, और इस रिएक्शन में अगर इफेक्टिव कोलिजन करना है तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, वो 100 किलोजूल पर मोल। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कोलिजन अभी इफेक्टिव कोलिजन है, क्या ये प्रोडक्ट बना पाएगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हीट करेंगे। जब मैं इस रिएक्शन को हीट करूंगा, देखिए, जब मैं इस रिएक्शन को हीट करूंगा, इस तरह से इनकी एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और जैसे ही इनकी एनर्जी 100 किलोजूल पर मोल के पास आ गई तो ये बनता है यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा।
और इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद ये बना देगा, मान लीजिए यहाँ सी और डी ये प्रोडक्ट बना देता है। तो अब एक चीज समझिए आप, आपको यहां पर इनिशियल एनर्जी दी गई थी 20 किलोजूल पर मोल, और आपने इसको इंक्रीज करके कितना तक पहुंचा दिया, 100 किलोजूल पर मोल। आपने इसको कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को ही शॉर्ट में लिखते हैं ई ए। अब समझिए आपके पास दो डेफिनेशन आ गई हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एसोसिएटेड विद रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। किसी भी रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर 100 है, मतलब इतनी एनर्जी तो मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए, तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी, देखिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं यहां पे देखो डेफिनेशन लिखता हूं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट must be supplied to reacting molecule, that must be supplied to reacting molecule to participate in a reaction, to participate in a reaction। ये है समझिए जरा। आपने देखा होगा कि कोई रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, कोई रिएक्शन थोड़े से एलिवेटेड टेम्परेचर पे, कोई रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है। तो ये सब थ्रेशोल्ड एनर्जी का खेल है कि आपको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी और देनी है। कुछ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्वायर कर लेती हैं, ठीक है। ऐसे समझिए इसको एक एग्जाम्पल से। मान के चलिए किसी एग्जाम में एक बच्चे के 30 मार्क्स आए हैं और उसको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे 33 मार्क्स। तो एक्स्ट्रा 3 मार्क्स आपने जो दिए हैं, जो ग्रेस मार्क्स उसको मिले हैं, दैट एक्स्ट्रा 3 मार्क्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप खुद समझिए, एक बच्चे के 3 मार्क्स आपको देने हैं और एक बच्चे के आए 25 मार्क्स। आपको इसको पास करने के लिए कितने मार्क्स देने पड़ेंगे, 8 मार्क्स देने पड़ेंगे। तो किस बच्चे को पास करना आसान है, ऑब्वियसली जिसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स कम देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन बता देता हूँ, दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, लाइक दिस। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक। तो ये था थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एक ग्राफ। और यहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। देखिए, अगर आप देखो प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पर कितनी आ रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी मान के चलो 40 किलोजूल पर मोल आ रही है, 40 किलोजूल पर मोल। अच्छा, रिएक्टेंट की कितनी थी, 20। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट ने लिया है वो कहां से लिया है, जो आपने हीट दी है वही तो एब्जॉर्ब की है। दैट मीन दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डेल्टा एच आ रहा है यहां पर, दैट इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, प्रोडक्ट ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, अब देखिए, अगर यहीं से आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दें और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दें, इस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, 100। और ऑलरेडी इन रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है, 40। अब 40 से आपको 100 तक लेके जाना है, तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, 60। तो अगर आपकी कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आप उसको रिवर्स करेंगे तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में कम आ जाएगी, ठीक है। इसका अच्छा, इसको मैं एक ग्राफ से और बताता हूं। मान लीजिए ये है एनर्जी, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पर है आपके पास रिएक्टेंट ए और बी। अब मैं यहां, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलोजूल पर मोल, 100 किलोजूल पर मोल, और रिएक्टेंट की एनर्जी वही स्टार्टिंग में 20 किलोजूल पर मोल। आपने हीट किया,
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट बना यहां जाके E&D। अब आप देख रहे हो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से काफी कम है। मान के चलिए मैं ऐसे कर देता हूं, ये एनर्जी आ रही है 10 kg पर मोल, 10 kg पर मोल। तो डेफिनेटली आप बताइए रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट की एनर्जी है 20 और प्रोडक्ट की एनर्जी है 10 किलोजूल पर मोल। तो डेफिनेटली इसने हीट रिलीज करी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच आपके लिए कितना आ गया, डेल्टा एच देखिए आपके पास ये थी रिएक्टेंट की एनर्जी और ये है प्रोडक्ट की। तो डिफरेंस जो आ रहा है डेल्टा एच 10 किलोजूल पर मोल, और ये हीट रिलीज हो रही है बाहर, तो मैं यहाँ पे साइन क्या लगा दूंगा, माइनस। और अगर अब यहां से आप इनको इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाते हो तो आपको इसे अब बहुत देर तक हीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो 10 है और आपको 100 तक लेके जाना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, 90 हो गई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए घट जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं आर्हेनियस इक्वेशन।